हेलो बच्चों, मैंने आपको लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में बता चुका था। हाइपोवैलेंट हाइपर बैलेंस सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है हमारी टाइप ऑफ लेविस एसिड। आपको मैंने ये भी बता दिया था टाइप ऑफ लेविस एसिड, तो लगभग आपको भी कब हो रहा होगा क्लियर कि लेविस एसिड क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। पहली बात याद रखना, हाइपोवैलेंट जो कंपाउंड होता है जिसमें आया था इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी, सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे इसमें 4 आया था ना, इसमें 6 आया था। ठीक है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आए थे। ठीक है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आए थे। तो इस हिसाब से, तो जैसे इलेक्ट्रॉनों की जिस हिसाब से कमी है, 8 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए लेविस एसिड कहलाते हैं। याद रखना, हाइपोवैलेंट कंपाउंड लेविस एसिड शो करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा का मैंने देखता हूं। देयर आर सब्सटेंस इन विच द सेंट्रल एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगा वो भी शो करेगा लेविस एसिड, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसलिए खाली है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सही रीजन है। ठीक है, इसमें आता है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब में 2s22p है। ठीक है, इसके बाद ऑर्बिटल इनकम्प्लीट अनकम्प्लीट है। ठीक है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं हो पाते हैं। आई एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉनों के डिफिशिएंट होते हैं, ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होते। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑर्बिटल में पूरे कंप्लीट नहीं होते, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, आइए मेरा थर्ड जो टाइप है, केटायन कैन आल्सो एक्ट एज लेविस एसिड। जो केटायन होते हैं ये लेविस एसिड स्ट्रक्चर शो करते हैं एंड दे शो कैन हैव वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जाते हैं। जैसे सोडियम हुआ, ठीक है, इसमें आता है 3s1 लास्ट में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये जो ऑर्बिटल हो गए थे वैकेंट हुआ ना, खाली ही हुआ गया। ऐसे पोटेशियम है, एल्यूमिनियम 3 निकाल देता है, इसके जो ऑर्बिटल हो गए भी खाली होंगे। ऐसे ये भी, ठीक है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होते हैं, इसलिए शो करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ये मतलब NH4+। ठीक है, जो एक्सेप्शन है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है NH4+ क्या लेविस एसिड स्ट्रक्चर शो करता है, आंसर आएगा नहीं। बेटा जो मेरा इसका अगला है, देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज बॉन्डेड विद द मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। जैसे मैंने बोला था, पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं लगभग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड शो करता है। तो मैंने कुछ क्लोरीन जैसे है, फास्फोरस और सल्फर, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, और मैंने वैल्यू भी याद करवाया था। ठीक है, जो जितनी वैल्यू होती है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर ज्यादा क्लोरीन शो करता है, जो क्लोरीन प्रॉपर्टी शो करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा रहेगा, उसका नंबर कितना आता है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, मानता हूँ CO2 जैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है, सेंट्रल मेटल को कार्बन बोलते हैं, फिर ऑक्सीजन है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन जो इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन बनता हो, sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनों को चार्ज आपके ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, ऐसे ट्रांसफर कर देगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, और लेकिन ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये sp शो करता है, लेकिन जब ये ऐसी प्रॉपर्टी होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं शो करेगा। ठीक है, आइए SO3 का मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले ही बना दिया था। ठीक है, आपको इसके पहले शायद 2 लेक्चर पहले ही है। ठीक है, दूसरा लेक्चर ही है, उसमें SO3 का हाइब्रिडाइजेशन शो किया था, जिसमें ये प्रॉपर्टी करता है लेविस एसिड एंड लेविस बेस का। ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं। ठीक है, SO2 का भी है और SO4-2 का भी है। देखो, SO4 में अगर मैं बात करता हूँ उससे टिपू, ठीक है, सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन 4 गुणे 4 और ये 6, ठीक है, प्लस
दो, ये जो निगेटिव वाला चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं। आइए हम देखते हैं क्या इसको करता है। ठीक है, ये 6 प्लस 6 24 प्लस 2 6 प्लस 32, ठीक है, ये 32 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये लेविस बेस की कलेक्टर के शो करने लगता है। ठीक है, 2 8 18 32 याद रखना, इस हिसाब से ये शो करता है, लेकिन ये लेविस एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि ये लेविस एसिड एक प्रकार से है जो स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, तो उसमें ये लेविस एसिड का प्रॉपर्टी शो करता है। और जो ये SO2 है, ये SO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, और इसमें देखना ये क्या है, लेविस एसिड बेस की दोनों कैरेक्टर रखता है, क्योंकि ये जो बॉन्डेड हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका भी कंप्लीटली फुल हो जाता है, इसका भी कंप्लीटली फुल हो जाता है, फिर इसके बाद दो बच जाते हैं जो इस बेस की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है, इसलिए लेविस एसिड एंड लेविस बेस का प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आया? ठीक है, और ये देखिए इसका पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं जितने भी आउटर में थे, इसलिए लेविस एसिड का कैरेक्टर शो करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन उसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची रहती है। ठीक है, इसलिए लेविस एसिड भी है और लेविस बेस का प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, बेटा हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कौन सा सही होता है? ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। पहला देखते हैं जिसमें हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है, ऑर्डर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, किसी में कोई इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं है कि नहीं है, फटाफट देखते हैं क्या है। और ये दूसरा क्वेश्चन है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द H2O में, H2O में लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हाँ ये गलत है, देखो N2O होगा यहाँ पे। ठीक है, N2O में लेविस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। ये हुआ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 ये हो गए 6 और 2 ये 6 2 8, ये कंप्लीट फुल हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीटली फुल फिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 2 6, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गलत होगा बेटा, ये नहीं है। ठीक है, आइए इसके बीच में देखते हैं, ये 6 2 8 इसका कंप्लीट हो गया, ये 6 2 8 इसका कंप्लीट हो गया, 6 4 2 6 6 2 8 8 कंप्लीट होने के बाद इसको दे दिया, ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें मतलब पहले वाले में देखा जाएगा तो दोनों सही होगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, करेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द N2O, N2O में क्या सही होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन के बीच में मैंने क्या बोला था, 3 बार बनाता है। ठीक है, ये बात सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं उसमें, इसमें कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेके दे दिया गया है, पहले बता दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 4 2 6 हो गया, इनकम्प्लीट है। इसका देखो ये भी इनकम्प्लीट है, 8 हो गया, लेकिन इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसका भी कंप्लीट 4 4 2 8, इसका भी कंप्लीट है, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी नाइट्रोजन देखो 8 8 8 2 ज्यादा हो गया यहाँ से। ठीक, और इसका ये देखो 5 5 3 8, इस यही है, यहाँ से यहाँ भी फिलअप हो जाता है, ये भी और ये भी, ये सही है। ठीक है, आज जब भी सही हो जाता है हम लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बेटा जो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये फॉर्मेशन कैसे होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, इसको हम देखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने बोला था वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल करके उस एटम को देता है जिसका वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से करता है। देखते पहले में फॉर्मेशन ऑफ दी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन में ये होता है ऑक्सीजन में पहले H2O का स्ट्रक्चर बनाना, उसमें लोन पेयर बचेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, O फिर H। ठीक है, इसके बाद हमारा बचता है अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है H+ को। ठीक है, इस हिसाब से तुम्हारा
H3O52 हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोऑर्डिनेट बांड फॉर्मेशन करके दे देता है। अगर ये कोऑर्डिनेट बांड शो करता है तो इसके बीच में जो पूरा मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर जैसे ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन न लिख करके अगर मैंने सीधा ऐसे पूरा एरो लिख देता या ऐसे कर देता, तब भी ये जान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, इससे हाइड्रोनियम फॉर्मेशन होता है। आइए इसमें देखते हैं। ठीक है, एन है, एक एच। अब इसका देखो क्या वो पूरा कंप्लीटली फुल है, आफ्टर फुल हो जाता है तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है जो एरो बना करके एक मतलब कोऑर्डिनेट बांड बना करके इसको एक जो पार्टिकल चार्ज है हाइड्रोजन को उसको एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए फॉर्मेशन करता है अमोनियम आयन का NH4+। ठीक है, आइए तो बोरिक एसिड में को जो फार्मूला होता है H3BO3 होता है। ठीक है, आइए अपना ये इलेक्ट्रॉन कैसे देता है बोरिक एसिड को फॉर्मेशन करने के लिए। देखो जैसे मेरा ये बोरान होता है तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो बोरिक एसिड होता है कि इसमें कि बोरिक एसिड जैसे मैंने इसको दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो ये कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इसका जो एक हाइड्रोजन प्लस आयन होता है वो निकल जाता है, पार्टिकल चार्ज आयन का फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है, इस हिसाब से बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका भी आर्टेट दोनों का आर्टेट पूरा कंप्लीटली फिल अप हो जाता है। ठीक, ए हुआ HOB OH, ठीक है, AH। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो होता है ऑक्सीजन एटम के पास ये होता है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, जब ये इसका आर्टेट पूरा कंप्लीट होता है फिर ये अपना कोऑर्डिनेट बांड बना करके इसको दे देता है। ठीक है, लेकिन जो एक हाइड्रोजन बचता है तो इसको ये हाइड्रोजन अपना पार्टिकल आयन का चार्ज फॉर्मेशन करके निकल जाता है। ठीक है, H3BO3 अपना ऐसे शो करता है, कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन इस प्रकार से करता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। जब हाइड्रोजन आयन वहाँ से निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसलिए वो अपना बोरिक एसिड का फॉर्मेशन सही करता है। ठीक है, बाय दी कोऑर्डिनेशन बांड का फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, बोरिक एसिड में आप ये भी देख लीजिएगा जो हाइड्रोजन आयन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, बोरिक एसिड में वाटर वाला हाइड्रोजन आयन निकलता है। ठीक है, एक ही मत बोल देना बोरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन निकलता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को आप बैठा लीजिएगा जिसमें ये डाटा का फॉर्मेशन हो रहा है उसे आप देख लेना, कोऑर्डिनेट बांड जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको भी देखना आराम से। ठीक है, 2-3 बार स्ट्रक्चर बनाओगे ना आपको इसके बारे में अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा जो अगला मेरा हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी प्रदर्शित करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी इस पर ही लागू होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी पूरा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पूरी चर्चा करती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये मेरे दो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन ये है, ये भी है। इसमें न्यूक्लियस में अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन और अट्रैक्शन भी हो सकता है, इससे इसका इससे। ठीक है, आइए अट्रैक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन बी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस बी वाला इलेक्ट्रॉन ए को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके, इस वाले का डायरेक्शन इधर कर देना। ठीक है, इस वाले को ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, इस वाले को ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो। जैसे कोई चीज होता है, हमारा जो दो एटम जो दूर दूर होते हैं उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और वो एटम आसानी से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जब दो एटम वो पास पास में होंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा और एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो तो रिपल्सन होता है। जो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है,
जो इलेक्ट्रॉन ए और बी है आपस में रिपेल करने की प्रॉपर्टी शो करेंगे, न्यूक्लियस को भी रिपल्सन शो करेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, याद रखना। और एक टाइम होता है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के बराबर हो जाता है। मैंने बोला था बॉन्ड लेंथ जितना दूर होगा, जितना दो एटम दूर होंगे उसके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए यही है, ठीक है। और जब ये दोनों एटम अगर पास में आ गए हैं तो उनके बीच में रिपल्सन मोर है हावी हो जाता है देन अट्रैक्शन से, क्योंकि वो दोनों पास में आ जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है तो ये दूसरे को रिपल्सन फोर्स का काम करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को रिपल करने का काम करवाते हैं। मेरा जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी और इसके बाद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में मैंने जो ग्राफ खींचा था उसमें मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी कब घटेगी, उसी के बारे में ये भी जो लिखा गया है वही सेम टू सेम लिखा गया है, बस उसी को देख लेते हैं। ठीक है, टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, जब दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, द एटम मस्ट बी अप्रोच टू ईच अदर, सही बात है, एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जब तक अप्रोच नहीं करेंगे तो बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा। अब ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग द अप्रोच टू टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, जब वो अप्रोच करते हैं तो टू टाइप के फोर्स लगते हैं, कैन एक्ट बिटवीन एटम, एटम के बीच में लगते हैं। वो कहाँ काम करते हैं, जो फोर्स ऐड करता है एटम के बीच में काम करता है। व्हेन एटम फार अवे, जब एटम दोनों दूर रहते हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता बिटवीन द एटम एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। मैंने बोला था जब कोई लोग दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है या नगेट के बराबर जीरो माना जाता है। लेकिन जब यही दोनों एटम एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यही बातें कर रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने उसमें ग्राफ में भी वैसे भी समझाया हूं। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है व्हेन एक्शन फोर्स शॉर्ट एक्टिंग, जब कोई फोर्स होता है शॉर्ट एक्टिंग इट इज सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे काम करता है, दी सर्टेन डिस्टेंस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजेस। तो जो जब दूरी होती है सर्टेन डिस्टेंस होता है तो एनर्जी जो होता है डिक्रीज होती है। विल दी पॉइंट डिक्रीज टिल द पॉइंट, उस पॉइंट तक वेयर रिपल्सन शॉर्ट एक्टिंग विल बी डिक्रीज, जहां तक रिपल्सन डिक्रीज हो जाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से रिपल्सन इंक्रीज। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जब वो आता है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तो उनके बीच में ये जैसे ग्राफ बना था, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर है ना रिपल्सन ज्यादा मोर फीलिंग करता है देन अनदर के अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर लगभग रिपल्सन कम हो जाता है, धीरे धीरे रिपेल करते 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 एक जगह डिस्टेंस पे वो खत्म हो जाता है रिपल्सन। फिर रिपल्सन फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट पे। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। ये सर्टेन मतलब ग्राफ में भी यही बता रहा है, दी एक्शन फोर्स शॉर्ट एक्टिंग, मतलब कुछ दूरी पर शॉर्ट एक्टिंग एट ए सर्टेन डिस्टेंस एनर्जी सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजेस, मतलब एनर्जी की वो बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी एक जगह पर वैल्यू हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, रिपल्सन शॉर्ट एक्टिंग विल बी डिक्रीजेस, जो रिपल्सन फोर्स सकता है वो भी खत्म हो जाता है। डिस्टेंस रिपल्सन इंक्रीजेस, जो उनके बीच में रिपल्सन होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में जो इंक्रीज हुआ आता है। ठीक है, इट इज सर्टेन न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, between atom attraction force equal, this internuclear distance is known as bond length। जब ये रिपल्सन एक दूसरे के बीच में जीरो हो जाता है, रिपल्सन मतलब फोर्स जब बराबर हो जाता है, इसके बीच में जो लेंथ होती है उसी को हम बॉन्ड लेंथ नाम दे रहे हैं। देखो, एक certain nuclear distance between the atom attraction force equal this internuclear distance is known as bond length। ठीक है, आइए देखते हैं मेरा लास्ट पॉइंट, द रिपल्सन इज डोमिनेंस से शो करता है एंड एनर्जी विल डिक्रीज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एक दूसरे के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ठीक डिपेंडेंट का फैक्टर बन जाता है कि कहाँ पर हमारी एनर्जी इंक्रीज करेगी, कहाँ पर डिक्रीज करेगी। ओके,
हाँ बेटा, उसका आगे मैं ये देखता हूँ, जो मेरा अगली हेडिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे होते हैं या जैसे वो होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एफ ऑर्बिटल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके स्ट्रक्चर हम फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैंने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल को मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मेशन कर पाते हैं, उसका सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लिख देते हैं बना करके, ठीक है। आइए, एस ऑर्बिटल क्या है। एस ऑर्बिटल जो होता है ये स्फेरिकल शेप होता है, जैसे मानो न्यूक्लियस है, ये हुआ स्फेरिकल एस ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल को हम डंबल शेप दिखाते हैं, डंबल शेप ऐसा डमरू का आकार का, ठीक है। ये डंबल शेप हो गया, ठीक है। और ये मैं पी ऑर्बिटल में जो डंबल शेप होता है ये कितने टाइप से होते हैं, ठीक है, मैं उसका देख लेता हूँ। ये 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। पी एक्स और पी वाई देखते हैं इसके बीच में कैसा ग्राफ बनता है। ये मानो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके बीच में जो हमारा डंबल से ग्राफ बनेगा, पी एक्स है तो एक्स के एक्सिस पे बनेगा, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। और मैंने पी वाई के बीच में अगर मेरे को ग्राफ बनाना पड़ा तो ये हुआ, चाहे एक्स वाई चाहे वाई जेड के बीच में अगर बात करें तो वाई जेड की वैल्यू ऐसे आएगी, ठीक है, जेड के बीच में जेड, ठीक है। ये पी एक्स वाई और ये जेड, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जाता है, ठीक है। आइए पी वाई के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद पी जेड के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे, ए वाई ए एफ, ठीक है। अब जेड के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, इसके बाद ये भी डंबल से बनाता है ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ग्राफिंग, देख लेना। इसके बीच में एक्सिस कैसे बनाया गया है ये भी याद रखना, ठीक है।